AC through C, AC through C। हल्का सा याद दिला दूं, AC थ्रू R में क्या सीखा था? वोल्टेज की इक्वेशन होती थी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आती थी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों ग्राफ एक ही रास्ते पर होते थे, करंट और वोल्टेज। इतना सीख लिया था। फिर हम लोगों ने सीखा था AC थ्रू L में कि वोल्टेज की इक्वेशन होती थी E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन होती थी I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और इसके लिए सिचुएशन ये होती थी कि अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो करंट का ग्राफ उससे 90 डिग्री पीछे रहता था वोल्टेज के मुकाबले, ये ओमेगा टी होता था। इतना आप लोगों ने सीख लिया था। पहले वाले केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होती थी, सेम फेज में होती थी। दूसरे वाले में वोल्टेज लैग्स फॉरवर्ड था टू द करंट, टू द करंट, वोल्टेज करंट से आगे था। चलो आज सीखते हैं AC थ्रू C। ध्यान देना, AC थ्रू C। देखो कैसे सीखें इस चीज को। स्टार्ट। मान लो हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटर लगा है, और यहां पर मेरे पास एक सोर्स है, और सोर्स का वोल्टेज E है। इस सोर्स ने Q चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, Q चार्ज दिया। तुम जानते हो एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। जानते हो कि नहीं जानते हो? जल्दी बताओ। जानते हैं सर। यस सर। अच्छा, आज V नहीं है, V की जगह कौन काम कर रहा है? E काम कर रहा है। तो फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू CE। ये होगा, जरूरत पड़ेगी इसकी इसलिए बोला। वही काम करना है हमको। फिर से वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलनी है, करंट की इक्वेशन लानी है, दोनों के बीच में ग्राफ बनानी है। तो वोल्टेज की इक्वेशन लेके चलता हूँ। वोल्टेज की इक्वेशन है वही अपना पुराना पिछले जन्म वाला, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन लेके चला मैं, करंट की इक्वेशन लानी है मुझे। ध्यान देना, करंट की इक्वेशन। स्टार्ट। तुम देख रहे हो मैंने क्या लिख रहा है यहाँ पे? Q इक्वल टू CE। इसी को उठा के ले आओ, Q इक्वल टू CE, Q इक्वल टू CE, E की वैल्यू रख दो, Q इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान देना, अगर चार्ज दिया हो और चार्ज से तुमको करंट तक पहुंचना हो, बताओ क्या करते हैं? क्या तरीका होता है चार्ज से करंट तक पहुंचने का? टाइम से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? क्या डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ देखो बच्चे, I इक्वल टू फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका मतलब अगर चार्ज दिया हो और तुम्हें करंट तक पहुंचना हो तो इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, मतलब चार्ज को d अपॉन dt कर दो। तो मैंने लिखा यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इधर करो तो dq अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt ब्रैकेट c कितना E नॉट साइन ओमेगा टी। भैया डिफरेंशिएट किया तो dq अपॉन dt क्या हो गया? I हो गया।
सी ई नोट को बाहर निकाल लो, तो डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी आया, इसलिए आई इक्वल टू सी ई नोट बाहर आ गया। अब तुम में से कौन बताएगा साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ। cos ओमेगा टी cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा cos ओमेगा टी अपॉन इनटू ओमेगा। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा या इनटू ओमेगा? इनटू वेरी गुड, इनटू होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन नहीं है मेरे लाल पीले बच्चों, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है। और डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन 1, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन सामने सामने इनटू ओमेगा। बात खत्म हो गई। तो तुम्हें क्या वैल्यू मिल गई? आई इक्वल टू, तुमको मिला आई इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। इसको अच्छे से लिखो, आई इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट cos ओमेगा टी। और अच्छे से लिखो, आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन, बताना इस ओमेगा सी जो ऊपर आया है, क्या इसको मैं 1 अपॉन ओमेगा सी नहीं लिख सकता? लिख सकते आया ना? हैं। यस हाँ सर, लिख सकते हैं सर। बढ़िया, इनटू cos ओमेगा टी। अब यार देखो ना, वोल्टेज लेके चले तो ससुरा तुम साइन के टर्म्स में, करंट आ रही है cos के टर्म्स में, तो इसको साइन के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। बहुत पुराना मेथड पिछले जन्म में सीखा था हम लोगों ने। cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था? साइन 90 प्लस थीटा। सुना है कभी? माइनस आता है। यस अरे माइनस यार, नहीं होता, माइनस आता है। 90 प्लस नहीं माइनस होता? थीटा। प्लस अब प्लस में नहीं भी होता? प्लस नहीं होता, बताओ। माइनस होता है सर। अरे मेरे लाल, अरे सही लिखा साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं होता, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू भी cos थीटा होता है। ये तो खासियत है इसकी, ये दोनों होता है। नहीं समझे? यस सर होता है। समझ गए सर। अब देखो, तो क्या मैं इसको cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस 90 नहीं लिख सकता? इसको इधर क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बोलो। यस सर। इसलिए यस सर। थीटा को मैं ओमेगा टी लिख दूंगा, तो cos ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसलिए cos ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? बताना जरा यार, देख के ध्यान से। लिख सकते हैं सर। बिल्कुल लिख सकते पक्का? अगर नहीं लिख पाओ तो मेरा हाथ रोक देना वहीं से, घर बैठे बैठे। तो जहां पे अगर तुमको दिखे cos ओमेगा टी, उस cos ओमेगा टी को मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, और मैं वही लिखूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको लिखूंगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब ध्यान दो, ये कैपेसिटर की बातें हो रही हैं। कैपेसिटर भी करंट को चलने से रोकता है, चार्ज को स्टोर करता है, कुछ ना कुछ रुकावट डालता है, रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो इस वोल्टेज के नीचे जो चीज आ रही है, तो क्या ये एक तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है कैपेसिटर का? है सर। हैं। बच्चे हाँ की ना? है सर। इसीलिए मेरे बच्चों, इस 1 अपॉन ओमेगा सी को मैं बड़ा लिख दूंगा एक्स सी, और यहां लिख दूंगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और इस एक्स का एक नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे एक्सएल लिखता था मैं, एक्सएल, उसका नाम होता था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस। आज लिख रहा हूं एक्ससी, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस।
और तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, अगर पीक वोल्टेज है तो पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस को क्या मैं पीक करंट नहीं कह सकता? बच्चे हाँ और ना बोलते चलना, तो मुझे लगेगा तुमने यस मेरी बात सर। हाँ सर। बहुत ही बढ़िया। तो इक्वेशन मेरे पास मिल गई, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये करंट की इक्वेशन में ले आया, बात खत्म। हम सीख रहे थे एसी थ्रो सी, एसी थ्रो सी में कैपेसिटर लिया, वोल्टेज की इक्वेशन ले ली मैंने अपने आप से, Q इक्वल टू सी होता है, Q इक्वल टू सी की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। और दिमाग से चलाना यार, अब मैं तुम लोगों को देख तो नहीं पा रहा हूँ, बस विश्वास कर रहा हूँ तुम पे, बस इतना ही कर सकता हूँ। तो Q इक्वल टू सी, ई की वैल्यू रख दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, ये सब कुछ सी ई नॉट बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी तुम जानते ही हो, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा होता है, सी ई नॉट बाहर। तो आई इक्वल टू ओमेगा भी बाहर आ गया, बचा क्या, कॉस ओमेगा टी अंदर, कॉस ओमेगा टी अंदर, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा सी को मैंने 1 अपॉन ओमेगा सी लिख दिया। तो भैया ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा, तो थीटा प्लस 90, थीटा प्लस पाई बाई 2, समझा दिया मैंने। ई नॉट अपॉन, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको मैंने एक्सी लिख दिया। कल एक्सएल लिखा था, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, आज कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी, और इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्सी। और आई इक्वल टू, हम जानते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट होता है, करंट होता है, और पीक वोल्टेज अपॉन करंट, पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस पीक करंट होता है, इसलिए ई नॉट अपॉन एक्सी को मैंने आई नॉट लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया, बात खत्म। तो देखो साहब, हम दो बातें लेकर चले, एक बात लेकर चले दूसरी लेकर आए, और फिर हम वहीं पहुंच गए, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बहुत जरूरी है। वोल्टेज की इक्वेशन थी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन थी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। फिर वही कहानियां आज करेंगे हम लोग। कहानियां हैं क्या? कहानी ये है कि बताओ जरा, थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो ई कितना मिलता है, जल्दी बोलना। 0 जीरो। जीरो। हाँ, क्योंकि थीटा का मतलब बेटा ओमेगा टी है, और साइन 0 0 होता है, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो। थीटा इक्वल टू 90 रखोगे, ई कितना मिलेगा, बोलो। प्लस सी नॉट। E नॉट प्लस का ई नॉट, आगे बढ़ते हैं। थीटा इक्वल टू 180 रखोगे, ई कितना मिलेगा, Zero. बोलो। जीरो। 0 माइनस नहीं बोलना कोई भी, 0 बोलो। हाँ, थीटा इक्वल टू 270 रखो, ई कितना मिलेगा, माइनस माइनस ई नॉट। E नॉट माइनस ई नॉट, गुड। और आखिरी में थीटा इक्वल टू 360 रख दो, बताओ ई कितना मिलेगा, जीरो। 0 मिलेगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं साहब, अब यहाँ आओ, इसमें देखते हैं, अगर मैं इसमें थीटा इक्वल टू 0 रखूंगा तो बताओ आई कितना मिलेगा। प्लस आई नॉट। ये थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। थीटा 0 रखने का मतलब है ओमेगा टी 0 रखना। ओमेगा टी रखने का मतलब है कि 0 प्लस 90, 0 प्लस 90 0 प्लस 90 90, 0 प्लस 90 90, तो साइन 91। थीटा इक्वल टू 0 रखा तो 0 प्लस 90 90, साइन 91, वो भी प्लस का, इसलिए प्लस का आई नॉट। चलो भाई आप आगे बढ़ते हैं। थीटा इक्वल टू 90 रखो तो बताओ आई कितना, जीरो। हाँ 90 प्लस 90 180, साइन 180 कितना 0, तो आई 0 हो गया। थीटा इक्वल टू 180 रखो तो बताओ आई कितना, माइनस आई नॉट। हाँ क्योंकि जब तुम 180 रखोगे तो 180 प्लस 90 270, और साइन 270 माइनस 1, इसलिए माइनस का आई नॉट। लो भैया थीटा इक्वल टू 270 रखो जरा, तो बताओ आई कितना, जीरो। हाँ क्योंकि 270 प्लस 90 360, और साइन 360 की वैल्यू 0 होती है, तो 0। अब थीटा इक्वल टू 360 रख दो जरा, तो बताओ आई कितना, प्लस आई नॉट। आई नॉट। हाँ तो क्योंकि 360 प्लस 90, 360 तो 0 था, 0 प्लस 90 फिर 0 आ गया, सॉरी 0 प्लस 90 फिर 90 आ गया, तो साइन 90 फिर 1 होता है, 1 होता है, इसका मतलब कितना, प्लस का आई नॉट। तुम्हारे सामने सारी वैल्यूज हैं। ग्राफ बनाते हैं साहब, देखो ध्यान से कैसे बनाएंगे ग्राफ।
ये मैंने डार्क लाइन बनाई ब्लैक पेन से, यहाँ लिखा मैंने 0, यहाँ लिखा 90, यहाँ लिखा 180, यहाँ लिखा 270, यहाँ लिखा 360, यहाँ पे लिखा मैंने E0 या I0, यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का E0 या माइनस का I0, एक ही बात है। कल मैंने समझाया था छोटा बड़ा मत देखना, हम खाली फेज रिलेशन देख रहे हैं, एंगल में रिलेशन देख रहे हैं, बड़ा छोटा नहीं देख रहे हैं, दिमाग से निकाल देना। चलो हम सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज का, रेड कलर का ग्राफ बनाएंगे वोल्टेज का, बनाते हैं। 0 पर 0, लो भैया 0 पर 0, 90 पर कितना प्लस E0, तो 90 पर प्लस E0, 180 पर 0, 270 पर माइनस E0, 360 पर 0। ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया, रेड वाला लाल वाला, तो ये ग्राफ बन गया वोल्टेज का। लो भाई बन गया, ग्राफ बन गया वोल्टेज का। अब बनाते हैं हम करंट का ग्राफ। बताओ 0 पर करंट कितनी, कहाँ कहाँ लगाऊं टिक? प्लस I0, I0 I0 पर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है मैंने, 0 पर प्लस I0। 90 पर कितना 0, 0 हो गया। 180 पर कितना माइनस I0, तो 180 पर माइनस I0 यहाँ आ गया। 270 पर 0 तो यहाँ आ गया। 360 पर प्लस I0 तो यहाँ आ गया। इसका मतलब ये पहले से आगे से शुरू हुआ, ऐसे ऐसे यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से जाके यहाँ आ गया। तो तुम देखो ये जो वोल्टेज का ग्राफ है, ये इसको मैं E लिख दूंगा, और एक करंट का ग्राफ है, इसको मैं I लिख दूंगा। ये बन गया एक ग्राफ कर्व वाला। अब हम इसका बनाएंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। लो जी स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये है वोल्टेज, कितने एंगल पर? ओमेगा टी एंगल पर वोल्टेज है, ओमेगा टी एंगल पर। और जो करंट आ रही है वो ओमेगा टी से भी 90 डिग्री ज्यादा आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो बताओ ओमेगा टी से भी 90 डिग्री ज्यादा कौन से क्वाड्रेंट में जाके गिरोगे? पहले में, सेकंड दूसरे, तीसरे, क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब इससे 90 ज्यादा, 90 ज्यादा का मतलब यहाँ आए, तो ये किसकी वैल्यू आई? करंट की वैल्यू आई। तो करंट 90 डिग्री आगे है, तो मैं लिखूंगा इसमें, क्या लिखूं? वोल्टेज लैग्स फॉरवर्ड लिखूं या करंट लैग्स फॉरवर्ड लिखूं? क्या लिखूं? जो बोलोगे लिख दूंगा। करंट लैग्स फॉरवर्ड। वेरी गुड, तुम लोग सीख रहे हो, बहुत मेरे लिए अच्छी बात है। करंट लैग्स फॉरवर्ड टू द क्या? टू द वोल्टेज, टू द वोल्टेज। कितना? 90 डिग्री, बात खत्म। करंट लैग्स फॉरवर्ड टू द वोल्टेज 90 डिग्री। तो ये था AC थ्रो C, जो हम लोगों ने सीख लिया, AC थ्रो C। तो AC थ्रो R खत्म हो गया, AC थ्रो L खत्म हो गया, AC थ्रो C खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली देखो ध्यान से क्या क्या सीखा हम लोगों ने। AC थ्रो R में मतलब करंट आगे और है। वोल्टेज सेम रास्ते पे चलते थे। हाँ करंट आगे है, देखो करंट आगे है, 90 डिग्री आगे है, फेज में एंगल में 90 डिग्री आगे है, प्लस 90 है। देखो आज ओमेगा टी से प्लस 90 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हमने 3 बातें सीखी बच्चे। पहला सीखा AC थ्रो R, दोनों में वोल्टेज और सेम करंट सेम रास्ते पर होती थी, छोड़ दो। फिर सीखा AC थ्रो L, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती थी। फिर तीसरा सीखा AC थ्रो C, इसमें वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होती थी या करंट 90 डिग्री आगे होती थी। एक ही बात है, बात खत्म, बात खत्म। चलो अब कुछ रिप्रेजेंटेशन देखो, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक इन रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करते हैं। मन में अगर ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है तो टॉपिक क्लियर है, इनमें दिक्कत है तो टॉपिक में दिक्कत है। देखते हैं तुम क्या सीख पाते हो और मैं क्या सिखा पाता हूँ। स्टार्ट। देखो बच्चे, जो हम लोगों ने सीखा, AC थ्रो R सीखा, R। अगर मैं बात करूं AC थ्रो R की, तो इसमें जिस रास्ते पर वोल्टेज चलता था उसी रास्ते पर करंट चलती थी। अगर मैं तुमसे कहूं कि वोल्टेज को मैं X एक्सिस पे चला दूं,
बात आर की ही हो रही है, आर सर्किट की बात हो रही है। जिस रास्ते पर करंट चलती थी उसी रास्ते पर वोल्टेज दोनों सेम चलते थे। अगर बताओ मैं वोल्टेज को घुमाकर एक्स एक्सिस पर ले आऊं तो करंट कौन से एक्सिस पर पहुंच जाएगी बताओ? Fourth. X एक्सिस पर ही रहेगी। मतलब वो वोल्टेज के साथ ही साथ रहेगी। गुड। इसका मतलब जिस रास्ते पर वोल्टेज जाएगा उसी रास्ते पर करंट जाएगी। लेकिन बात आती है कि वोल्टेज किसका? वोल्टेज रेजिस्टेंस का। वोल्टेज किसका? रेजिस्टेंस का होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज है तो रेजिस्टेंस में चलने वाले करंट उसी के पीछे पीछे आएगी। और आज मैं रेजिस्टेंस के वोल्टेज को VR से शो करूंगा। रेजिस्टेंस के वोल्टेज को VR से शो करूंगा। इसलिए जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बन जाएगा। एक्स एक्सिस पे अगर मैंने VR लिया तो एक्स एक्सिस पर ही चलेगी करंट। बच्चे हाँ कि ना ये बताओ। Yes, एक sir. बारी वापस बता दो। समझ में आया? स्टार्ट में बता दो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बता दूंगा एक बारी। देखो यार, बिल्कुल रिलैक्स मूड से सीखना। रात का समय है, वैसे भी भूतों का टाइम Topic होने क्या है? वाला है 12 बजे। टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बस टॉपिक कुछ नहीं है, इसका यूज होना है आगे। कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट है, यूज होगा आगे। जब हमने एसी थ्रू आर पढ़ा था, केवल रेजिस्टेंस वाला सर्किट पढ़ा था, तो यार खाली रेजिस्टेंस वाले सर्किट में क्या सीखा था कि जिस रास्ते पर वोल्टेज उसी रास्ते पर करंट चलती है। तो जिस रास्ते पर वोल्टेज उसी रास्ते पर करंट चलती है। मैं वोल्टेज का रास्ता बदल दूं करंट भी वहीं चली जाएगी, मैं वोल्टेज का रास्ता बदल दूं करंट भी वहीं चली जाएगी। तो मैंने वोल्टेज का रास्ता बदल के एक्स एक्सिस पे कर दिया। जब वोल्टेज का रास्ता बदल के मैंने एक्स एक्सिस पे कर दिया तो करंट भी बेचारी उसी के पीछे पीछे आ गई एक्स एक्सिस पर। बात खत्म, उसको साथ में चलना था। अब मैंने बोला आज के बाद में रेजिस्टेंस के वोल्टेज को ER से शो नहीं करूंगा, E से शो नहीं करूंगा। मैं रेजिस्टेंस के वोल्टेज को VR से शो करूंगा, VR से। VR वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस एक्स एक्सिस पर है तो करंट ऑफ अरे ER कैसे हो गया? रेजिस्टेंस कहाँ होगी? अरे बेटा ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंट। वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? E। रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या हुआ? ER। रेजिस्टेंस का वोल्टेज। आज रिप्रेजेंटेशन में क्या करूंगा? मैं वोल्टेज को E से शो नहीं करूंगा, मैं V से शो करूंगा। तो ये VR क्या है? वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस है, बस रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ कि वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस को जो पहले E लिखा जाता था वो अब V लिखो, तो VR लिखो, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। नहीं समझे मेरी बात को शायद? यस और नो? समझ गए सर? बस बढ़िया। यस सर। खाना खा रहे हो साथ में तुम बैठे बैठे? देखो तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस को VR से लिखूंगा और VR आ गया एक्स एक्सिस पर तो करंट भी आ गया एक्स एक्सिस पर। बात खत्म। तो करंट तो भैया एक्स एक्सिस पर ही रहेगी, भले सर्किट में इंडक्टर लगाओ चाहे कैपेसिटर लगाओ, क्योंकि वोल्टेज तुमने अगर रेजिस्टेंस वाला एक्स एक्सिस पर कर दिया तो करंट तो यहीं रहेगी। अब देखो AC थ्रो L में क्या था? AC थ्रो L में क्या था कि जिस रास्ते पर वोल्टेज चलता है उस रास्ते से 90 डिग्री पीछे करंट चलती है। उस रास्ते से 90 डिग्री पीछे करंट चलती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस रास्ते पर वोल्टेज चलता है 90 डिग्री पीछे करंट चलती है। अगर मैं तुमसे कहूं ये वोल्टेज इंडक्टर का है EL, करंट को घुमाकर अगर मैं एक्स एक्सिस पर ले आऊं, दिमाग लगाना जरा, करंट को घुमाकर अगर मैं एक्स एक्सिस पर ले आऊं तो बताओ ये EL कहां पहुंच जाएगा? बताओ जल्दी। So प्लस Y एक्सिस पे। बिल्कुल, ये कहां पहुंच जाएगा? Y एक्सिस पर, क्योंकि भैया वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है? 90। अगर करंट एक्स एक्सिस पर तो वोल्टेज कहां ना है?
y एक्सिस पर। और आज के बाद में इंडक्टर के वोल्टेज को EL से नहीं शो करूंगा, इंडक्टर के वोल्टेज को मैं VL से शो करूंगा, VL से, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। तो कुछ ऐसा डिजाइन बनेगा, क्योंकि करंट तो एक्स एक्सिस पर फिक्स थी, तो करंट 90 डिग्री पीछे थी, इंडक्टर का वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, इसका मतलब y एक्सिस पर VL होगा। तो आज के बाद तुम्हें कोई AC थ्रू L का ग्राफ बनाने को कहे करंट और वोल्टेज के बीच का, तो कहना x एक्सिस पर करंट है तो प्लस y एक्सिस पर वोल्टेज है इंडक्टर का, और इसी x एक्सिस की तरफ एक वोल्टेज था, कौन सा, VR। क्या बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ यार जल्दी जल्दी। Yes, sir. आगे सर। गुड, बढ़िया। इसको छुपा लो तो खाली AC थ्रू R, इसको छुपा लो तो खाली AC थ्रू L, बात खत्म। अब तीसरा केस क्या था, AC थ्रू C। क्या सीखा था इसमें कि जिस रास्ते पर वोल्टेज चलती है उससे 90 डिग्री आगे करंट चलती है, 90 डिग्री आगे करंट चलती है, 90 डिग्री आगे। अब मैं तुमसे कहूं, इस करंट को घुमाकर मैं, इस करंट को घुमाकर मैं, घुमाकर मैं प्लस एक्स एक्सिस की तरफ ले आया, तो बताओ कैपेसिटर का वोल्टेज कौन से एक्सिस पे चला जाएगा? माइनस y। एक्सिस पर। -1. बिल्कुल सही, क्योंकि करंट जब यहाँ पर आ जाएगी तो वोल्टेज भी यहाँ से उतना ही घूम जाएगा। इसका मतलब अगर करंट एक्स एक्सिस पर, तो जो वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर है वो माइनस y एक्सिस पर, और कैपेसिटर के वोल्टेज को EC नहीं लिखूंगा, मैं VC लिखूंगा आज के बाद, VC वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। और है भी क्या कि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे रहती है, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे रहता है। देखो करंट 90 डिग्री आगे है, करंट 90 डिग्री आगे है, वोल्टेज पीछे है। और इसी एक्सिस पर क्या होता था, VR, और ऊपर वाले एक्सिस पे क्या होता था, VL। क्या बच्चे जरा एक बात देखो, क्या मैंने AC थ्रू R, AC थ्रू L और AC थ्रू C तीनों ग्राफ को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एक साथ कि नहीं? Yes, कर दिया? sir. जल्दी बताओ, समझ में आया यस तीनों एक सर। साथ? आगे बहुत बढ़िया। अब तुम 3 केस सीखने वाले हो। कौन सा 3 केस? पहला, अगर AC थ्रू LR सीखोगे, AC थ्रू LR सीखोगे तो इस ग्राफ में सिर्फ इतना वाला पार्ट यूज करोगे, ये दोनों, बस ध्यान देना, सिर्फ इन दोनों को यूज करोगे, LR। अगर AC थ्रू CR सीखोगे, इसको छुपा लो, ये दोनों यूज करोगे, CR। और AC थ्रू LCR सीखोगे तो L भी यूज करोगे, C भी यूज करोगे, R भी यूज करोगे। मेरे बच्चों, हाँ कि ना, ये बता दो जरा। यस सर। यस सर बढ़िया। इसी सिचुएशन को कहते हैं बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। R लिखोगे तो x एक्सिस पर VR है तो x एक्सिस पे करंट, L लिखोगे तो x एक्सिस पे अगर VR है तो y एक्सिस पे VL, C लिखोगे अगर x एक्सिस पे VR है तो माइनस y एक्सिस पर VC। बात खत्म, स्टार्ट करते हैं। अब सब कुछ आसान हो गया, देखना कितना आसान होगा, देखो अब समझना। वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, इनके फार्मूले क्या होते हैं? ओम्स लॉ, I V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तुमको आज के बाद कहीं VR लिखा दिखे तो लिखोगे IR, तुमको कहीं आज के बाद VL लिखा दिखे तो बताओ क्या लिखोगे? एक्सेल Excel. क्योंकि इंडक्टर का रेजिस्टेंस को एक्सेल कहते थे। तुमको VC लिखा हुआ दिखे तो क्या लिखोगे? XC। XC, क्योंकि कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को XC कहते थे। तो याद रखना, VR इक्वल टू IR होगा, VL इक्वल टू IXL होगा और VC इक्वल टू IXC होगा आज के बाद। और छोटी सी बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं तो I और XL किसकी वैल्यू थी? ओमेगा L की, तो I ओमेगा L। XC किसकी वैल्यू थी? 1/ओमेगा 1/ओमेगा C। C, तो 1/ओमेगा C। ये बातें तुमको याद रखनी है। देखो ये बातें तुमको याद रखनी है
कि अगर VR हो तो IR हो जाएगा, VL हो तो IXL हो जाएगा, और VC हो तो IXC हो जाएगा, और XL इक्वल टू ओमेगा L होता है, और XC इक्वल टू 1/ωc होता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज हम AC थ्रो LR सर्किट। AC थ्रो LR सर्किट सीखना बहुत ध्यान से। LR सर्किट ये है इंडक्टर और रजिस्टर दोनों के साथ सोर्स जोड़ दिया है मैंने E। इंडक्टर रजिस्टर, इंडक्टर पर खर्च होने वाला वोल्टेज VL, रजिस्टर पर खर्च होने वाला वोल्टेज VR, और रिजल्टेंट वोल्टेज E है। तो इसका डायग्राम क्या बनता, जरा देखो तो, बताओ, देखो तो। रिजॉइन करना होगा। बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल करना होगा। रिकॉर्ड बताओ कर ये देना, ठीक है। VR कहाँ होता था? बिल्कुल रिकॉर्डिंग तो करना ही, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, मैं डेली भेज भी रहा हूँ। सर इसके बाद वाली अब आप लोग इसके बाद दोनों की सब रिकॉर्ड हो रही है। देखो देखो बेटा, VR बताओ कहाँ बनाऊं? अब तुम लोग बोलोगे अपने मुंह से तभी समझ में आएगा, खाली शांति से बैठ के खाना खाने से नहीं होगा। जल्दी बताओ VR कहाँ बनाऊं? Plus X है। अच्छा, VL कहाँ बनाऊं? जल्दी बताओ। VL अभी कहाँ सीखा था तुमने? VL कहाँ बनाऊं? VL Y axis। VL गुड, ये हो गया O। अब तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अगर एक X एक्सिस पर फोर्स लग रहा हो, एक Y एक्सिस पर फोर्स लग रहा हो, तो उनका रिजल्टेंट बीच में से जाता है। उस रिजल्टेंट को हम E कहते हैं। E, यही E कौन सा है? ये वाला वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज। मान लो ये रिजल्टेंट वोल्टेज कितना एंगल, क्या क्या कह रहे हो यार, मत बोलो, जाओ। देखो तो मैंने बोला X एक्सिस की तरफ VR है, Y एक्सिस की तरफ VL है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? E होगा। अब जो E रिजल्टेंट है, मान लो वो कितने एंगल पे जा रहा है? थीटा एंगल पे जा रहा है। तो मुझको क्या क्या पता करना है? मुझको ये थीटा एंगल पता करना है, मुझको थीटा एंगल पता करना है, और मुझको क्या पता करना है? मुझे करंट पता करनी है, फिर मुझको E पता करना है, और मुझको इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। टोटल रेजिस्टेंस पता करना है L का और R का, बहुत कुछ पता करना है। देखो तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, ट्राइंगल का नाम लिखा OAB। इन ट्राइंगल OAB, ध्यान से सुनना और समझना। OAB ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस लगाने पे तुमने क्या देखा? E स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। E स्क्वायर इक्वल टू OA क्या है? VR है, वेक्टर है, तो VR वेक्टर का स्क्वायर। AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? VL को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो VL का स्क्वायर। इसलिए E स्क्वायर इक्वल टू VR को मैं क्या लिखा करता था? IR का स्क्वायर। VL को क्या लिखा करता था? बोलते तो हो नहीं तुम लोग, IXL का स्क्वायर। इसलिए E स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ करता था? I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर। तो जरा यहाँ से E स्क्वायर क्या होगा? I स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब यहाँ से I कॉमन निकाल, I की वैल्यू निकाल लो। I की वैल्यू क्या होगी? I स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यहाँ से I निकाल लो, रूट ले लो दोनों तरफ। रूट लेने पर क्या आया? E अपॉन अंडर रूट क्या आया? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बच्चों क्या बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताना, यस और नो। Yes, sir. आ गई सर। पक्का? देखो सर क्या किया रिजॉइन नहीं मैंने, करना ना? करना है भाई, लिख के दूं? अरे मत करवाओ सर, इतनी रात हो गई है सर। तो रात हो गई तो तुम्हें कौन सा भूत काट रहा है आके? अरे अब नहीं पढ़ रिजॉइन में पढ़ाऊंगा इस समय। अब अरे सर देखो पढ़ना है ध्यान सर। से, तो यहाँ भी पढ़ाई हो रही है। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ ये है VR, ये है VL, दोनों का रिजल्टेंट कितना E, एंगल कितना? थीटा। तो E स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस लगा दिया, पाइथागोरस लगा दिया, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर।
वी आर की वैल्यू क्या होती है, आई आर होती है, वी एल की क्या होती है, आई एक्सएल होती है। स्क्वायर करो, आई स्क्वायर कॉमन निकालो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब ध्यान देना, तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना, ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, रूट ले लो, तो आई इक्वल टू ई अपन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ध्यान देना, अब आई इक्वल टू ई अपॉन, आज के बाद इस पूरी चीज को मैं लिखूंगा जेड, जेड, और जेड का नाम होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस याद रखना, इम्पीडेंस। इसका मतलब तुमको इम्पीडेंस क्या मिला, एल आर सर्किट का इम्पीडेंस मिला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इम्पीडेंस क्या होता है, जेड। तुम्हें आज तुमको जेड मिला इम्पीडेंस, और जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब तुमसे कोई पूछे ये इम्पीडेंस क्या है, देखो होता क्या है इम्पीडेंस। अगर सर्किट में केवल रेजिस्टेंस 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 लगे हों आर, तो इनके कॉम्बिनेशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर पूरे सर्किट में इंडक्टर 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 लगे हों, तो इनके पूरे कॉम्बिनेशन को हम इंडक्टेंस कहते हैं। अगर पूरे सर्किट में कैपेसिटर कैपेसिटर लगे हों, तो इनके पूरे कॉम्बिनेशन को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। लेकिन अगर किसी सर्किट में कुछ इंडक्टर, कुछ रजिस्टर, कुछ इंडक्टर, कुछ कैपेसिटर, कुछ रजिस्टर लगे हों, तो इनकी मिक्सिंग को हम इम्पीडेंस कहते हैं। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी रखने वाले रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को, अलग अलग रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टी रखने वाले कॉम्बिनेशन को हम इम्पीडेंस कहते हैं। अगर सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, बहुत सारे 10 लाख रेजिस्टेंस हैं, 10 लाख रेजिस्टेंस हैं, और तुमने 2 कैपेसिटर लगा दिया साथ में, 2 कैपेसिटर बस, तो पूरा सर्किट इम्पीडेंस हो जाएगा। ना रेजिस्टेंस कहोगे ना कैपेसिटेंस कहोगे, इम्पीडेंस कहोगे। तुमने 50 लाख इंडक्टर लगा दिए और 1 कैपेसिटर लगा दिया, 1 कैपेसिटर, वो सर्किट का इम्पीडेंस कहलाएगा, खाली कैपेसिटेंस नहीं कहलाएगा। तो इम्पीडेंस का मतलब होता है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है। कैसा रेजिस्टेंस होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी रखने वाले रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को इम्पीडेंस कहते हैं। बच्चों समझ गए कि नहीं समझे, पहले बता दो हाँ या ना, आगे बढ़ेंगे। हाँ सर, Yes, समझ गए, sir. बाकी सही है। तो इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी रखने वाले रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को इम्पीडेंस कहते हैं। और ये फॉर्मूला आया बेटा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आई इक्वल टू ई अपॉन जेड। याद रखना इस फॉर्मूले को, आई इक्वल टू ई अपॉन जेड, जेड इक्वल